हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का साइंस का जो है थर्ड चैप्टर, जो है कि उष्मा। तो आज हम उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो है ना, उष्मा के बारे में बताया गया है कि उष्मा क्या होती है, उष्मा को अब कैसे मापा जाता है, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर का हम कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो जातक रेशों से बनाए जाते हैं, और सूती वस्त्र क्या होते हैं, वो पादप रेशों से यानी पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो होता है शीतकाल में पहना जाता है, क्योंकि ये जो ऊनी वस्त्र है वो हमको क्या करता है, शीतकाल में गर्मी देता है। ठीक है, मतलब कि ठंडी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से हमें गर्मी महसूस होती है। और ऊनी वस्त्र जहाँ तक जो होते हैं शीतकाल के वस्त्र ठंडियों के, वो गहरे रंग के होते हैं। जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में हल्के सूती वस्त्र हम पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडी का अनुभव कराते हैं। कौन? जो सूती वस्त्र होते हैं और हल्के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है ऋतुओं के विशेष, मतलब कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये उष्मा के कारण होता है। गर्मियों में क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है, उष्मा ज्यादा होती है। इस वजह से हम लोग पादप से बने या सूती वस्त्रों से बने कपड़े पहनते हैं, जो कि हमें क्या करता है, ठंडी का अनुभव कराता है। और ठंडियों में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि गर्म और ठंडा क्या होता है। गर्म और ठंडा का मतलब कि जैसे कोई चीज गर्म है तो कैसे पता करें कि ये चीज गर्म है, और ठंडा है तो ठंडा कैसे है। क्या इसको हाथ से ही हम छू करके पता कर सकते हैं इन चीजों को? तो ऐसा प्राय नहीं होता है कि हम जो है चीजों को हाथ से ही स्पर्श करके बता सकते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। 3 बीकर लेते हैं, बीकर ए, बीकर बी, एक मिनट, 3 बीकर ए, बी और सी। ठीक है, ए में ठंडा पानी रहता है, बी में क्या रहता है, गर्म पानी रहता है, जबकि सी में क्या होता है, ठंडा प्लस गर्म, दोनों को मिला करके पानी बना दिया जाता है बीकर सी में। अब बारी बारी से दोनों में हाथ डालेंगे, तीनों में। पहले ए में डालते हैं, फिर बी में डालते हैं, और उसके बाद बी में डालते हैं, उसके बाद सी में डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ए ठंडा महसूस होता है, सी गर्म महसूस होता है। लेकिन जब बी में हाथ डालते हैं तो सी की अपेक्षा बी क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, जबकि ये भी क्या होता है, ए की अपेक्षा गर्म ही होता है। तो इस तरह से हम चीजों को हाथों से स्पर्श करके महसूस नहीं कर सकते हैं कि ये ठंडा है कि ये गर्म है। हर बार ये हमें सही जवाब नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। एक थर्मामीटर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे किसी वस्तु की उष्मा गर्मी की विशेषता कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके ताप से की जाती है। किसी वस्तु की उष्मा की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन, अब ताप को कैसे मापते हैं, तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है कि जिसके द्वारा हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं। अब इसको मापने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कैसा होता है, तो ये हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसको मापने के लिए पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह से यहाँ एक बल्ब बना होता है। बल्ब में क्या होता है, इस बल्ब में जो होता है भरा रहता है पारा, और ये पूरा स्केल होता है, और ये स्केल जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में मापता है हमारा टेम्परेचर। 35 से स्टार्ट होता है, 35 से स्टार्ट होता है, और 42 डिग्री तक ये रहता है। मतलब जो थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 42 तक रहता है। अभी क्या इसका यूज होता है, जब ये हीट के पास जाता है तो यहाँ बल्ब में जो भरा हुआ पारा होता है
वो धीरे 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 जितना भी टेम्परेचर होता है आगे बढ़ के वहां पे जाकर के लगभग रुक जाता है। फिर उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। और ये सेल्सियस में मापते हैं। सेल्सियस को सी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 सेल्सियस से लेकर के 42 सेल्सियस तक हो सकता है। अब थर्मामीटर में जो है ताप को कैप से मापते हैं। तो पहले किन्हीं दो क्रमागत जो है चिन्हों को हम ले लेते हैं, मतलब दो पॉइंट को ले लिया, जैसे ये 32 डिग्री सेल्सियस हो गया और 32 के बाद 33 या कितना भी ले सकते हैं। दो मिनिमम जो है अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, उसको 5 भागों में अंतर लेते हैं, उसको फिर 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 5 भागों में तो यानी 1/5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, या इसको 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यही जो होता है सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है किसका, से उसका, थर्मामीटर का। आगे है, आगे है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर से अपने शरीर का ताप माप लेते हैं तो उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। ये जो धोते हैं हम, किससे धोना चाहिए, प्रतिरोधी या रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित होता है। क्यों सुरक्षित होता है, क्योंकि थर्मामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें कितने सारे केमिकल्स बैक्टीरिया लगते हैं। उसको हमेशा एक बार यूज करिए, फिर उसको अच्छे से जो है प्रतिरोधक घोल से धो करके रख दीजिए, ठीक है। और उसको फिर यूज करने से पहले क्या करते हैं, हल्का सा झटका देते हैं, जिससे कि पारा क्या हो, अगर पारा चढ़ा हुआ है तो वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। 35 डिग्री सेल्सियस के जब नीचे आता है तभी से फिर हम उसको अपने जीभ के नीचे रखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, पारा जो है धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि कितना मतलब डिग्री हमारे शरीर का ताप है। वैसे मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एकदम मानक ताप है। अब एग्जैक्ट नहीं कि मतलब 37 डिग्री सेल्सियस ही हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, कुछ ज्यादा भी हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों के शरीर का ताप जो है इससे मापा जाता है। थर्मामीटर का यूज करने के लिए बहुत सी सावधानियां होती हैं कि उसको मतलब झटके से नहीं करना चाहिए, हिसाब से यूज करना चाहिए। अभी यहाँ पे है कि थर्मामीटर जो है सामान्य व्यक्ति का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी ये ज्यादा नहीं, कभी कुछ अवस्था में क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कुछ में कम भी हो सकता है। यह एक सामान्य ताप है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है मानव शरीर का। अब आगे चेतावनी क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से क्या हो सकता है, थर्मामीटर टूट सकता है। आगे है मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर मतलब जो उसका पाठांक होता है कहाँ से होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 42 डिग्री सेल्सियस पे खत्म हो जाता है। क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से कम नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। प्रयोगशाला तापमापी का पाठांक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसी तरह प्रयोगशाला का -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका भी जो है अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। मतलब प्रयोगशाला में क्या होता है और जगहों पे जैसे मौसम रिपोर्ट के लिए क्या करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी लेने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। शरीर का ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करते हैं और प्रयोगशाला में जो है प्रयोगशाला तापमापी का यूज करते हैं। और मौसम की जानकारी का बारे में जानने के लिए जो है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का
उपयोग करते हैं। मतलब कि हर एक अलग जगह पे अलग अलग थर्मामीटर का यूज किया जाता है। क्यों अलग अलग थर्मामीटर का ही यूज किया जाता है? क्योंकि अलग अलग थर्मामीटर के यूज से क्या फायदा होता है कि उससे टेम्परेचर लगभग सही ज्ञात हो जाता है। जैसे कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से कम नहीं होता है और 42 से अधिक नहीं होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका पैमाना इन्हीं के बीच होता है। अच्छा, थर्मामीटर को यूज करने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। मतलब थर्मामीटर है, तापमापी है, उसको सीधा ही रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। मतलब जो थर्मामीटर है उसको एकदम इस तरह से रखना चाहिए कि वो कहीं भी जो है, जैसे ये ग्लास है इसमें पानी भरा है, तो इस तरह से थर्मामीटर इसमें रखिए कि ये सिर्फ पानी को ही टच करे, न कि ग्लास के पेंदी को टच करे या उसके दीवार को टच करे। ठीक। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर जो होता है उसके बल्ब के पास कोई विभंग मतलब किंक देखते हैं। वो किंक, जैसे ये थर्मामीटर हो गया तो ये हमारा किंक होता है। विभंग ये क्या होता है, तो विभंग का क्या लाभ होता है, तो यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। कौन? किंक। ये जो किंक होता है वो पारे के तल को क्या करता है, अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अब तो जो है एक इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आता है जिसको अंकीय या डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं, जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पारा यूज करते समय टूट पारा वाला थर्मामीटर यूज करते समय वो टूट जाता है। तो पारा विषाक्त पदार्थ होता है, अगर शरीर के अंदर जाएगा तो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसी कारण जो है डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। अब उष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे। मतलब उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, जब किसी जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तब वह तप्त हो जाता है। तप्त मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है, तो जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जो उष्मा होती है वो क्या करती है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ जो है प्रवाहित होती है। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्रियाकलाप किया गया है उष्मा के स्थानांतरण का, कि एक पतली सी रॉड ले ली गई है, बीच बीच में जो है इसके यहाँ पे इस तरह से वैक्स लगा दिया गया है। वैक्स यानी मोम लगा दिया गया है। इसके एक सिरे को जो है इस तरह से दो ईंटों से जो है दबा दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल रख दी गई है। तो ये वाला सीरा तो यहाँ गर्म हो रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये मोम जो है टपक के गिरने लगता है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीरा तो यहाँ गर्म हो रहा है, फिर ये सारी चीजें क्यों टपक रही हैं इधर की मोम? तो इसलिए क्योंकि इस तरह करने से क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ तो गर्म हो रहा है, यहाँ से गर्म होने के बाद धीरे धीरे उष्मा जो है इस साइड जाने लगती है, इस मोम के साइड, और सारे मोम जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। आगे देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोस में उष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। मतलब कि वो क्या, जिससे उष्मा एक छोर से दूसरे छोर पे जाती है, गर्म छोर से ठंडे छोर की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, उसको चालन कहते हैं। आगे है, जो पदार्थ अपने से उष्मा जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है उसमें उसे उष्मा का चालक कहते हैं।
और इसके जैसे कि कौन कौन उष्मा का चालक होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। और जो उष्मा को अपने से होकर के नहीं जाने देता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, या उसको क्या बोलते हैं, उष्मारोधी भी बोलते हैं। लकड़ी देखते हैं ना कुछ जगहों पे जो हाथ से अक्सर किचन में जो है हैंडल बना होता है, उसके ऊपर लकड़ी लगी होती है या फिर प्लास्टिक लगा होता है, जो कि क्या करता है, उष्मा को रोकता है। अब आगे देखेंगे, उष्मा का स्थानांतरण इस विधि से संवहन करते हैं। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब हर जगह उष्मा का स्थानांतरण एक ही तरह से होता है। जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है, मतलब जल जो है और वायु ये उष्मा के क्या है, कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए उष्मा का स्थानांतरण चेक करने के लिए एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में कुछ पानी डाल के इसको गर्म करते हैं और इसमें जो है कॉपर सल्फेट नहीं, इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है डाल देते हैं। और फिर इसको जब हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये नीचे जो पेंदी का पानी है वो गर्म होकर के ऊपर जाता है, और फिर ऊपर का जो पानी है वो नीचे आता है। देख रहे हैं, इस तरह से नीचे का पानी ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर का यहाँ से पानी जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इस प्रक्रिया को, मतलब जिसमें उष्मा जो उष्मा देने पे गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर जा करके फिर नीचे आता है, मतलब ऊपर चला जाता है और ऊपर की जो जल होती है वो नीचे आ जाती है। तो इस उष्मा स्थानांतरण को क्या कहेंगे, संवहन कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये तो संवहन विधि हो गई। इसमें बात क्या होता है, समुद्र में भी यही क्रिया होती रहती है। एक जैसे कि कैंडल हम लोग जला लेते हैं, कैंडल जलाने के बाद एक हाथ कैंडल के जस्ट ऊपर रखते हैं और एक हाथ बाएं रख उसके किनारे पे रखते हैं। हम क्या देखते हैं, ऊपर वाला हाथ जो है जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू बगल वाले हाथ के। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ आसपास की जो वायु होती है वो गर्म होकर के सीधे ऊपर जाती है और वहां से फिर इस तरह से घूम करके नीचे आती है। और जो वहाँ की ठंडी वायु होती है वो इस तरह से घूम के नीचे आती है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उष्मा, मतलब वायु जो है वो भी उष्मा का स्थानांतरण किस किस विधि से कर रही है, संवहन विधि से ही कर रही है। अब आगे देख लेते हैं, समुद्र के किनारे भी ऐसा ही होता है। गर्म मतलब स्टार्टिंग में सुबह, मतलब दिन के समय क्या होता है, स्थल जो होता है ये गर्म हो जाता है, सूर्य की किरण आती है और ये क्या होता है, गर्म होता रहता है। और समुद्र का किनारे जो होता है पानी ठंडा रहता है। तो गर्म जगह की वायु क्या होती है, यहाँ से हटने लगती है और ठंडी यानी समुद्र की तरफ से जो वायु होती है वो क्या होती है, स्थल पे आने लगती है, जिससे स्थल का मौसम जो होता है क्या होता है, सुहावना हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्थल का मौसम क्या होता है, सुहावना हो जाता है। जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है स्थल, तो स्थल का मौसम सुहावना हो जाता है। और वही काम जो होता है रात में होने लगता है। रात में क्या होता है, अच्छा एक भी चीज, जो समुद्र की तरफ से हवा आती है उसको हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवा होती है उसे इस वाली हवा को हम क्या कहेंगे, समुद्र समीर कहेंगे। फिर स्थल समीर क्या होता है, स्थल समीर जब रात में मौसम ठंडा होने लगता है तो स्थल कंपेयर टू समुद्र की क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब स्थल ठंडा हो जाता है और समुद्र जो होता है थोड़ा गर्म ही रहता है स्थल के कंपेयर में, तो स्थल से जो है हवा बह करके कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ जाने लगती है। तो इससे क्या कहेंगे, इसे स्थल समीर कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा यहाँ से हटती है, तो ठंडी हवा यहाँ का स्थान लेने आती है, कब, रात में। और दिन में क्या होता है, स्थल की गर्म हवा जो है यहाँ से हटने लगती है और समुद्र की ठंडी हवा स्थल पे आने लगती है। इस स्थल वाली हवा को क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। अच्छा, इन दोनों प्रक्रमों में उष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। मतलब उष्मा का जब भी स्थानांतरण होना चाहिए उसके लिए क्या आवश्यक है, माध्यम। कोई माध्यम होगा तभी उष्मा का स्थानांतरण होता है।
बात करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकांश भाग जो होता है वो निर्वात होता है, मतलब उसमें कोई माध्यम नहीं होता है। तो फिर सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा कैसे मिलती है? तो सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है वो विकिरण विधि के माध्यम से मिलती है। इसको विकिरण कहते हैं। कैसे? विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण प्रक्रिया में ना तो जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना तो जल की और ना ही वायु की होती है। जैसे जैसे क्या, जब हम किसी तापक या हीटर के पास बैठते हैं तो हमें उसकी ऊष्मा, उसकी इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा क्या होता है, प्राप्त होता है। हटा ज्वाला से हटाकर रखा गया गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण के द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारे शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। मतलब कि जैसे कोई गर्म है, गर्म वस्तु है, सूर्य है ये, या आग जल रही है। जब ये इस तरह से आग जल रही है, इसके आसपास का जो एरिया होता है वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। विकिरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टीन के एक जैसे दो डब्बे ले लेते हैं। उनके परत को जो है, एक को सफेद से और एक को काले से हम लोग जो है पेंट कर देते हैं। दोनों डब्बों में बराबर मात्रा में जल भर करके दोपहर के समय बाहर रख देते हैं कुछ घंटे के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों डब्बों में क्या अंतर होता है। तो हम देखेंगे कि एक जो काला वाला है वो ज्यादा गर्म है कंपेयर टू ठंडे वाले के। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों का जल अलग अलग होता है। तो इस वजह से, मतलब दोनों का जल अलग नहीं है, दोनों में जल सेम था, लेकिन जो ये पेंट हो रहा है, इस पेंट के कारण जो है दोनों के टेम्परेचर में अंतर दिखाई देता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 15 से एक और क्रियाकलाप करते हैं कि 15 से 20 मिनट के पश्चात प्रत्येक डब्बे, मतलब एक डब्बे ले लेते हैं, उसमें गर्म जल भर देते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस का जो है गर्म जल जब हम उसमें भर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, 15 से 20 मिनट के पश्चात डिब्बे के जल का ताप ज्ञात करते हैं। तो दोनों डिब्बे में जो है समान ताप में हमने जल भरा था, लेकिन गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, दोनों डब्बों का ताप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। जो गहरे रंग वाले होते हैं उसका ताप ज्यादा होता है। जैसे ये गहरा रंग है तो इसका ताप क्या होगा, इस पानी का ज्यादा होगा, और इस पानी का ताप क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण क्या होता है, गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं हम लोग सर्दियों में पहनने की कोशिश करते हैं या हमें आराम देता है, कंपेयर टू हल्के वस्त्र हम गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि वो गर्मियों में हमें ठंडा अनुभव करवाता है। आगे देखते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। मतलब उस ऊन क्या होता है, ऊन ऊन जो होता है वो उष्मारोधी होता है, और ऊन के रेशों के बीच जो होता है वायु क्या होती है, फंसी हुई रह जाती है। चूंकि वायु भी क्या होती है, एक माध्यम होती है उष्मा का संचरण के लिए। तो अगर उस माध्यम में वायु मिल जाती है तो और अच्छे से उष्मा का संचरण होता है। तो ठंडी में क्या करती है, जो वायु फंसी रहती है, तो इस कारण हमारे शरीर से उष्मा ज्यादा मात्रा में नहीं निकल पाती है, और हमें क्या होता है, हमें उष्मा का अनुभव होता रहता है, यानी गर्मी महसूस होती रहती है। इस कारण हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र ज्यादा पहनते हैं। सर्दियों में जैसे दो कंबल है, एक जो है बहुत मोटा कंबल होता है, और एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसमें ज्यादा गर्मी होगी। तो जो पतले पतले दो कंबल होते हैं, जैसे एक जो है इस तरह से मोटा कंबल है, ये मोटा कंबल हो गया, ठीक है, और एक जो है पतला पतला इस तरह से दो कंबल, इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं। तो ज्यादा हमें किसमें गर्मी का अनुभव होगा,
तो ये जो पतले पतले दो कंबल हैं इसमें ज्यादा होगा। क्यों इसमें गर्मी ज्यादा होगी? ये गर्म हमें ज्यादा रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसके बीच में यहाँ पे वायु भरी होती है और ये वायु क्या करती है? उष्मा का स्थानांतरण करती है। तो ये वायु इसी में फंसी रहती है, उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा करके इसी में रहता है और ये टेम्परेचर को मेंटेन की रहती है। तो इस कारण क्या होता है, हमें गर्मी का ज्यादा अनुभव होता है कंपेयर टू इस मोटे कंबल के। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने जो है अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमने उष्मा के बारे में पढ़ा था। आपने यहाँ पे क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने जो है उष्मा के बारे में पढ़ा, उष्मा क्या होती है। फिर उष्मा को हम लोग कैसे अपने इंद्रियों के माध्यम से अगर महसूस करते हैं तो वो विश्वसनीय है कि नहीं। फिर थर्मामीटर के बारे में, थर्मामीटर क्या होता है। फिर थर्मामीटर के प्रकार, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मानव टेम्परेचर का कितना, मनुष्य का एक मनुष्य है उसके शरीर का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस मेन हम उसको मानक मानते हैं। उसके बाद जो है एक होता है लैब थर्मामीटर। लैब थर्मामीटर का जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है परिसर और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद जो होता है अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर होता है जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं, जिसका यूज हम लोग जो है ये मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा कि थर्मामीटर हो गया, फिर उष्मा का संवहन, उष्मा का उष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, तो एक संवहन विधि द्वारा होता है, एक प्रकीर्णन होता है। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने जो है चीजों को पढ़ा है। उष्मा का प्रकीर्णन हो गया, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से स्थानांतरित होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण। तो यहाँ पे हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में जैसे कुछ चीजें हम लोग दैनिक जीवन में अपने यूज करते हैं जान लेते हैं। इमली हो गया, नींबू, नमक, शक्कर, इन सब का टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, जिनका थोड़ा कड़वा होता है वो क्षार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम पहले जान लेते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एसिड होता है। क्या होता है? एसिड, यानी कि अम्ल होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है। अभी यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आगे देखते हैं। तो इनकी हम ये पता चल गया कि क्या अम्ल होता है, क्योंकि खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, इस वजह से खट्टा होता है। और इनका प्रकृति क्या होता है, तो अम्लीय होता है। और ये अम्ल शब्द जो है लैटिन भाषा के एसियर से बना होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आगे है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है, इसका स्वाद भी कैसा होता है। तो इसमें कोई अम्ल नहीं होता है। किसमें? खाने वाले सोडे में कोई अम्ल नहीं होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना लगता है। मतलब कि जब हम इसको अपने उंगलियों में ऐसे हाथ से टच करेंगे, रगड़ेंगे, तो कैसा रगड़ने पे दिखेगा, तो चिकना दिखता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो, जो स्पर्श करने में साबुन जैसे हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक। और इनकी प्रकृति क्या होती है? इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब आगे देख लेते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष
प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक मतलब वे पदार्थ जो कि अम्ल और क्षारी को अलग अलग डिफाइन कर सके, उन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि। अभी ये क्या करते हैं? ये अम्ल से क्रिया करते हैं तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, क्षार से क्रिया करके उसका अलग कलर चेंज कर देते हैं। तो कुछ जो है अम्ल, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं और कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग नोट कर लें कि ये जो है थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ठीक। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या फिर नींबू के कुल यानी सिट्रिक कुल के जितने भी फल होते हैं जिनके स्वाद खट्टे होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें? दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एक्सकार्बोलिक अम्ल या विटामिन सी ज्यादा मात्रा में होता है, ये किसमें पाया जाता है? आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम और कच्चे जो फल होते हैं उन समय में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्षारी के, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाया जाता है? तो चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच में साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। जो खिड़की का कांच होता है उसको साफ करने के लिए हम लोग जो कोलिन वगैरह आता है यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका यूज जो है पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कभी कुछ ज्यादा खा लेने से पेट में क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। मतलब हमने तो जान लिया कि जो अम्ल और क्षार को डिफाइन करते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब हमारे पास जो है प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप कौन कौन से सूचक मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। मतलब लिटमस पेपर जो है ये लाइकेन काई जो आती है एक प्रकार की, लाइकेन से इसको बनाया जाता है। ये क्या करता है? ये अम्ल विलयन के साथ क्रिया करता है तो उसके कलर को क्या करता है? लाल कर देता है। और जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो उसके कलर को क्या कर देता है? क्षार के साथ क्रिया करके नीला कर देता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के रूप में पाया जाता है। जो कागज के रूप में होता है उसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं और जो विलयन के रूप में होता है वो लिटमस ही रहता है। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है जो पेपर के रूप में होता है। तो लाल वाला कुछ इस तरह से होता है, नीला वाला कुछ इस प्रकार से। अब आगे है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये कलर चेंज करता है कि नहीं। तो एक लिटमस पेपर ले लेते हैं, उस पे नींबू का रस डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। वो नींबू का रस जो होता है इस तरह से लाल हो जाता है। तो ये नींबू क्या है? अम्ल है। और लिटमस पेपर क्या करता है? अम्ल से क्रिया करके उसके कलर को लाल कर देता है। तो ये हो गया अम्ल का पहचान। अब हम देख लेते हैं ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ रंग पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। उदासीन विलयन क्या होते हैं? वो विलयन जो कि जो कि लाल और नीले लिटमस के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करने पे उसके रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे यहाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि अम्ल क्या करता है? अम्ल है वो लाल लिटमस पेपर को के कलर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और जब लिटमस पेपर क्षार का यूज किया जाता है तो वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो लेकिन क्या यहाँ पे जो है ऐसा विलयन जो कि लिटमस पेपर के कलर को चेंज ही नहीं करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारी होते हैं। वैसे पदार्थ को हम उदासीन पदार्थ या उदासीन विलयन कहते हैं। हल्दी,
हल्दी क्या है? हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है। ये भी मतलब अम्ल और क्षार को डिफाइन करता है। किस तरह से? हल्दी का पाउडर ले करके उसको जो है ब्लीचिंग पे उसको उस पे जो है हल्दी का पाउडर लेकर के उस पे साबुन के कुछ अगर हम बूंद डालते हैं तो क्या देखते हैं? वहां पे साबुन किस रंग का हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि साबुन के जो है लाल होने पे क्या होता है, ये भी एक प्रकार का सूचक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी का पेस्ट है, चूने का पानी। एक पेपर पे पूरा हल्दी का पेस्ट लगाने के बाद उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको चूने के पानी से जब हम यूज करते हैं तो इस तरह से वो लाल हो जाता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है? सूचक है। गुड़हल की पंखुड़ी को एकत्रित कर लेते हैं, उसको उबालना स्टार्ट करते हैं ताकि उसका कलर जो है पानी में आ जाए। जब पानी में आ जाता है तो हम फिर क्या करेंगे? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन। अच्छा, एक चीज जान लें कि जो गुड़हल का पत्ती हम लोगों ने उबाल के पानी को उसके तैयार किया है, वो अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो अम्ल का जो कलर कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है। मेजेंडा कलर में गहरा गुलाबी कर देता है और क्षार के साथ क्रिया करके उसको हरा कर देता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हो गया हमारा गुड़हल का जो है घोल, और ये हो गया अम्ल, और ये हो गया क्षार। तो पहले अम्ल के साथ जब इसको हम अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो कैसा कलर बन के आएगा? तो ये गुलाबी, गहरा गहरा गुलाबी इसका कलर बन के आएगा। जब इसको क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तब क्या कलर बन के आता है? तो क्षार के साथ क्रिया करने पे ये हरा रंग में आ जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक, तो एक तरह से गुड़हल की पत्ती भी क्या हो गई? जो है सूचक के रूप में कार्य करती है। आगे देख लेते हैं उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण क्या है इसको जानते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जो नीला लिटमस पेपर है उसको लाल करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब यह देखेंगे, एक मिनट। अब यह देखेंगे कि किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाए तो क्या होता है। मतलब अभी तक हम अम्ल और क्षार में क्या कर रहे थे? सूचकों को मिला रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन सा सूचक यूज करने जा रहे हैं? फिनोलेफ्थेलीन को यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक परख नली लेते हैं, उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। इसका रंग कैसा है इसको नोट कर लेते हैं। फिर इसी विलयन में जो है फिनोप्थेलीन की कुछ बूंदे डाल देते हैं। बूंदे डालने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? धीरे धीरे जो है इसका कलर क्या होता है? बदलने लगता है, जो कि ये सूचना दे रहा है कि अम्ल में क्या है? अम्ल का कलर गुलाबी कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर इसमें अम्लीय विलयन के ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे धीरे धीरे डालना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और धीरे धीरे इसको हिलाना शुरू करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं थोड़ा 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 गुलाबी बनता है, और इतना डालते हैं कि ये इसका कलर पूरा गुलाबी हो जाए। जब कलर गुलाबी हो जाता है तो इसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं। तो क्या देखते हैं? फिर से ये वापस रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थीन गुलाबी रंग का कर देता है। मतलब जब अगर हम कोई विलयन लेते हैं उसमें फिनोल्फ्थीन डालते हैं तो अगर विलयन कैसा है? क्षारीय है, तो वो उसको क्या करता है? गुलाबी रंग में बदल देता है। इसके विपरीत विलयन अम्लीय है तो ये कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डाली तो क्या हो गया? धीरे धीरे इसका हल्का गुलाबी रंग आ जाता है। तो इस तरह से ये अम्ल हो गया। और जब इसमें तनु हाइड्रो सॉरी क्षार डालते हैं, क्षारीय विलयन, तो इसका कलर चेंज होता है। लेकिन जब इसमें अम्ल डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये अम्ल डाल देते हैं तो क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। यानी फिनोप्थिलीन क्या करता है कि क्षार के साथ क्रिया करके उसको गुलाबी कर देता है और अम्ल के साथ क्रिया करके उसको रंगहीन कर देता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। मतलब कोई एक अम्लीय विलयन ले ले और एक क्षारीय विलयन, जब उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे।
जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में लिया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारी होती है। मतलब इक्वल क्वांटिटी में अम्ल और इक्वल क्वांटिटी में क्षार को लेके आपस में मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद उनकी प्रकृति ना तो अम्लीय रह जाती है और ना ही क्षारी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण ही कहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा सदैव निकलती रहती है। ठीक, जैसे कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में जब कोई नया पदार्थ बनता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मतलब लवण जब बनता है तो वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन हो सकता है। अम्लीय कब होगा, अम्लीय तब होगा जब उसमें थोड़ा अम्ल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसका गुण जो होगा वो अम्ल के जैसा होगा तो वो अम्लीय लवण हो जाएगा। क्षारीय कब होगा, जब उसमें क्षार के गुण दिखेंगे। और उदासीन कब होगा, जब उसमें ना तो अम्ल के गुण दिखेंगे और ना ही क्षार के गुण दिखेंगे। इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का जल भी क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। निर्मुक्त मतलब ऊष्मा निकलती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल भी होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, वह अम्ल वर्षा कहलाती है। मतलब वर्षा के जल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अब ये अम्ल की मात्रा कहाँ से आती है, आसमान से जो पानी डायरेक्ट आता है उसमें नहीं आती है। जब पानी बरसता है तो वो तो एकदम साफ और शुद्ध पानी होता है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जितनी भी अशुद्धियां होती है क्या होता है, धीरे धीरे पानी से मिल जाती हैं और अम्ल की मात्रा अधिक होने से अम्लीय हो जाती है वो वर्षा। तो वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, तो जलीय वर्षा अम्लीय क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें क्या होती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये सभी जो अम्ल होते हैं या ये सभी हानिकारक गैसें क्या होती है, धीरे धीरे वर्षा के पानी में घुल जाती हैं। घुल करके क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। मतलब ये अम्लीय वर्षा काफी ज्यादा हानिकारक होती है। आगे देख लेते हैं, एक अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया। अब सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है। भुजे हुए चूने, अब ये एक प्रक्रिया है कि भुजे हुए चूने को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, अम्ल गर्म होगा या ठंडा, तो जाहिर सा है एक अम्ल और एक क्षार होगा तो क्रिया करने पे क्या होगा, इनमें क्रिया करने के बाद जो है ऊष्मा निकलेगी। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या क्या उदाहरण है हम इसको देख लेते हैं। अपाचन, अपाचन यानी अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अपाचन यानी कि भोजन का न पचना। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टकारी होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया, मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब पेट, चूंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, कभी कभी ये अम्ल की मात्रा जो होती है ज्यादा हो जाती है, जिससे कि एसिडिटी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग इनो वगैरह जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। चींटी के डंक में भी अम्ल होता है। चींटी के डंक जो मारती है वो क्या करती है, हम लोगों की त्वचा में अपना अम्ल जो है डाल देती है। अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलोमाइन विलयन का यूज करते हैं, जिससे में जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, मृदा के उपचार के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक यूज करने से मृदा क्या होती है, अम्लीय बन जाती है। तो इस अम्लीय मृदा को खत्म करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है अम्लीय या क्षारीय मृदा हो जाती है, तो इस पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, फसलों के लिए हानिकारक होती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना या फिर चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं। और अगर मृदा क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए, तब उसमें क्या करते हैं, क्षारीय हो जाने पे जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। कंपोस्ट खाद वगैरह डालते हैं तो वो क्या करते हैं, मृदा में अम्ल धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे कि क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों में से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और उनका क्या होता है, सीधे विसर्जन जो है पानी नदियों में हो जाता है। तो काफी ज्यादा अम्लीय और क्षारीय निकलते हैं, तो इसको रोकने के लिए उन अपशिष्ट पदार्थों को पहले क्या किया जाता है, रोक करके उनमें जो है पहले बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे अगर अम्लीय है, कचरा जो निकल रहा है वो अम्लीय है, तो उसमें क्षारीय पदार्थ को मिला करके उदासीन करते हैं, तब उसको नदी या नाले में बहाया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको मैं एक बार अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से, हाँ, ये अम्ल का जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है और इसका जो है क्या शब्द होता है लैटिन भाषा में, अम्ल की क्या परिभाषा है, क्षार की क्या परिभाषा है, ये देख लेना है। उसके बाद ये वाला टॉपिक जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना है। ये कहाँ से बनता है, जो लिटमस पेपर है, और ये विलयन, अम्लीय विलयन को किस कलर में कर देता है, क्षारीय विलयन को किस कलर में करता है, ये भी चीज इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद उदासीनीकरण क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुड़हल की पत्ती हो गया, हाँ, ये गुड़हल की पत्ती अम्लीय विलयन को किस कलर में कर देती है और क्षारीय विलयन को किस कलर में कर देती है, ये भी चीज जो है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है। उसके बाद अब हम फिनोफ्थिलीन की बात कर लेते हैं, फिनोफ्थिलीन के बारे में। यहाँ से ये फिनोफ्थिलीन क्या होता है, क्षारीय होता है तो फिनोफ्थिलीन कैसा रंग बना देता है, गुलाबी, और अम्लीय होता है तो रंगहीन बना देता है। ये सभी चीजें जो है जरूरी है। लवण की क्या परिभाषा होती है, अम्लीय वर्षा क्या होता है और अम्लीय वर्षा होने के कैसे होती है, तो इसमें क्या कौन सी गैस जो है मुख्य भूमिका निभाती है, ये चीजें हो गई। मृदा का उपचार कैसे करते हैं, अपचायन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जैसे यहाँ दिया है ना, अपचायन होने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए क्या किया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा होता है अम्ल, और उसका इलाज मतलब उसको ठीक हम कैसे करते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।